हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस क्लास। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। हम जिस तरह पिछली क्लासेस में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो रे ऑप्टिक्स है वो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। रिफ्लेक्शन का कवर कर लिया है, रिफ्रैक्शन का हमने कवर किया है। लास्ट क्लास में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखा था, और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज और हम नया टॉपिक के साथ आज आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये हेडिंग लिख लीजिए। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक स्पेरिकल जो सरफेस होता है उसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, उनका डेरिवेशन कैसा होता है। तो ये वाली चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन पढ़ा था स्पेरिकल सरफेस में। दो तरह के स्पेरिकल सरफेस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा इन केस ऑफ मिरर। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ मिरर नहीं है बट ग्लास है, बट इन शेप ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो देखिए, ये जो दो शेप है, एक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये इस तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मटेरियल है और ये वाला जो पोर्शन है ये कर्व पोर्शन है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन है ये एक स्फीयर का पार्ट है। यदि मैं इस कर्व को ऐसे कंप्लीट कर दूं तो ये देखिए, ये जो कर्व वाला पार्ट है, इसको अगर हम कंप्लीट करें तो एक सर्कल बन जाएगा। हालांकि ये है नहीं ना, हमने इसको बनाया है। तो इस जो कर्व वाला पार्ट है इसका एक सेंटर होगा और इसको हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दें इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सिस बनेगा और ये वाला जो पॉइंट है इस कर्व का सेंटर वाला पॉइंट, जहाँ से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी ये जा रही है, तो ये वाला जो पोर्शन इसको हम कहेंगे पोल, और ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम सी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये समझ में आया, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाएगा कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। इसमें हमें चेक करना है इसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है। वैसे ही कॉनकेव भी हो सकता है, जैसे मैं कॉनकेव अगर बनाना चाहूँ, ये इस तरह से बनाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो है ये कॉनकेव वाला पार्ट है और इसके सेंटर से पोल से एक लाइन बनाएंगे। तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला जो कर्व पार्ट है ये इसका पोल है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ कहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका फोकस भी होगा यहाँ कहीं पे, इसका फोकस होगा जिस तरह हमने मिरर के केस में देखा था, इसका भी कहीं पे यहाँ फोकस होगा इस पॉइंट पे। तो आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है रिफ्रैक्शन। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट होगा और इसमें किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा उसको अलग अलग केसेस में हम एनालाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट होगा रेयरर मीडियम में और उसकी इमेज बनेगी डेंसर मीडियम में। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट है रेयरर में और रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम से। तो जैसे ये देखिए, इसमें भी हम देख रहे हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस से देखेंगे रिफ्रैक्शन, फिर इसी को कॉनकेव से भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है पोल, और यहाँ पे ये एक कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट है तो ये डाइवर्ज करेगा, जो भी इंसिडेंट लाइट है इसके ऊपर आ रही है, तो इसकी इमेज इधर कहीं बनेगी। तो उसको लोकेट करना है हमें। तो उसको लोकेट करने के लिए हमें केवल दो रे चाहिए जिससे हम उसको लोकेट कर सके। तो हम क्या करेंगे, दो रे बनाएंगे। तो एक रे तो हम सीधा स्ट्रेट बनाते हैं, जो पोल से सीधा होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक स्ट्रेट रे और ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट P। तो जो भी रे परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होती है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगी। आया बात समझ में। तो ये है फर्स्ट रे, ये तो सीधे निकल गई आगे, ठीक है। अब एक दूसरी रे हम इसमें इंसिडेंट रे बनाते हैं किस तरह से,
तो ये देखिए, ये एक और इंसिडेंट रे है, ये ऊपर किसी पोर्शन पे जा रही है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एन। तो ये रे यहाँ पे गई, अब यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये एयर वाला मीडियम है और ये ग्लास वाला मीडियम है। तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे वही इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन गई, वो नॉर्मल है। और ये जो लाइन है, अगर ये सरफेस नहीं होता, ये इंसिडेंट रे सीधे चले जाती, बट इट विल नाउ बेंड नॉर्मल की तरफ आएगी बाय सम एंगल। तो मान लीजिए ये ऐसे बेंड होते हुए इधर आ गई, और इस पॉइंट पे एक ये वाली रे आ रही है और एक ये वाली रे आ रही है, और इस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे तो यहाँ बनेगा इमेज, ठीक है, यहाँ बनेगा इमेज। अब आपको बताना है ये इमेज कैसी है, ये रियल है कि वर्चुअल है, जरा एक बार रे डायग्राम देख के बताइए। तो ये इमेज है, ये सही समझा आपने, ये रियल इमेज है क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज बन रही है, तो इसकी ये रियल इमेज यहाँ बनी। अब देखिए, ये जो ओ ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे गई, यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका हमने माना ये एंगल अल्फा है। ये जो रे आ रही है इसका एंगल बीटा है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका एंगल बन रहा है गामा। ये आर जैसे दिख रहा है, ये है गामा, ठीक है। तो ये अलग अलग एंगल हम ले रहे हैं, और ये कैसे एंगल है, दे आर वेरी स्मॉल एंगल। और स्मॉल एंगल क्यों है, इस डेरिवेशन में एजम्पशन है कि दीज इंसिडेंट रेज आर पैरेक्सियल, ठीक है। पैरेक्सियल का मतलब ये है कि जो एंगल बहुत छोटा है, इसको हमने समझने के लिए यहाँ बड़ा बनाया। एक्चुअली में ऐसा है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और इससे एकदम ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जा रही है ना, बहुत पास में जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा काफी छोटा होगा, ये एंगल छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ऑल द एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल। और जब एंगल स्मॉल होते हैं तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे अभी फिलहाल आगे। तो उसको समझने के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, ये एन पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं एम, ठीक है। एन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया और इस पॉइंट को नाम दिया एम, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको देखना है इंसिडेंट एंगल कौन सा है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। तो जो नॉर्मल रे है, ये है नॉर्मल रे और ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल आई बन रहा है। आई बात समझ में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। अब वैसे ही नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल है वो है एंगल आर, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल तो ये है और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे एन से आई तक, तो इनके बीच का जो एंगल है ये है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर, ठीक है। मैं आर को इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि आर और गामा में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गामा भी आर जैसे दिखता है, तो ये आर है और ये गामा है, ये याद रखना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये गामा एंगल है, ये कोई भी एंगल है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई क्या है, ये वाला जो ट्राइंगल आप देखिए, ट्राइंगल NOC दिख रहा है, NOC ट्राइंगल का ये है एक्सटीरियर एंगल, एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल NOC। अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो देखिए, तो एक रिलेशन हमने इंसिडेंट एंगल से ये लिखा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये बात समझ में आई। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल NCI दिख रहा है, ट्राइंगल NCI, इस ट्राइंगल में जो एंगल गामा है ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स यानी आर एंड बीटा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और
इससे हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 2। तो एक इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आई अल्फा प्लस गामा, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू गामा माइनस बीटा। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा इज वेरी स्मॉल। अगर अल्फा इज वेरी स्मॉल देन अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। ये दोनों ही हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल NMO, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये अगर हम यहाँ पे लगाएं tan अल्फा का फॉर्मूला, तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हुआ NM हुआ परपेंडिकुलर, और बेस क्या हुआ OM, बेस हुआ OM, तो यहाँ लिखेंगे OM। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्राइंगल से हमने लिखी। वैसे ही बीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू हम ये वाले ट्राइंगल से लिखेंगे NMI। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ NM और बेस कितना हो गया I से M तक IM। ठीक है, वैसे ही गामा की वैल्यू भी लिखी जाएगी tan गामा, एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गामा के लिए ये वाला ट्राइंगल NMC, ये ट्राइंगल देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो NM अपॉन MC। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा बीटा की जो वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। आई बस समझ में? अब इसमें एक और चीज, पॉइंट M एंड पॉइंट P आर वेरी क्लोज। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पैरेक्सियल लाइन है, तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट और बहुत ही पास में ऐसी अगर कोई रे आ रही है, ये पॉइंट P होगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो M होगा, तो P और M ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होंगे। ठीक है, तो P और M कैन बी इंटरचेंज्ड। इसका मतलब ये है OM विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू OP। ठीक है, वैसे ही MI विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू PI एंड MC इक्वल टू PC। इसका मतलब है इस फॉर्मूले में जो भी M है वो डिनोमिनेटर में, उसकी जगह आप P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NM अपॉन OP, NM अपॉन IP एंड NM अपॉन CP। ठीक है, तो M को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज बोथ द पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी कैन राइट P। क्यों P लिख रहे हैं? बिकॉज ऑल द डिस्टेंस हैव टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जिस तरह हमने कर्व मिरर में पढ़ा था कि सारे डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं, तो इस सेम यहाँ भी हम सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, इसलिए P के टर्म्स में इसको लिखा गया। आई बात समझ में? अब हम लगाते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए ये मीडियम 1 है, पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं μ1। अगर एयर होगा पहला मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और दूसरा जो मीडियम है इसको हम μ2 ले रहे हैं, हम जनरल बना रहे हैं ना। अगर ग्लास होगा तो μ2 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, बट फिलहाल हम एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। दीज आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीडियम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू sin I अपॉन sin R। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। That implies
अब ये जो है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू 2 sin r will be equal to mu 1 sin i। क्योंकि सारे एंगल यहाँ पे स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, और सेम वे इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल होगा। सो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे साइन आर की जगह हम आर लिख सकते हैं और साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, म्यू 2 इंटू आर विल बी इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई। बात समझ में आई? म्यू 2 इंटू आर, म्यू 1 इंटू आई। नाउ आर एंड आई की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से आप ले सकते हैं। यदि मैं इधर से आर की वैल्यू लूँ तो ये क्या बन जाएगा, म्यू 2 आर है गामा माइनस बीटा एंड, अच्छा ये इसको मैं आर ऐसे बना देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आर है, आर आर, ये भी आर है, और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, और हेयर म्यू 1 आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोला 3, इक्वेशन 3। आई बात समझ में? तो ये हमें एक क्वेश्चन मिला, कहाँ से मिला, स्नेल्स लॉ से मिला। अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये जो हमने निकाली है, ये वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, म्यू 2, ठीक है, इनटू गामा, गामा की क्या वैल्यू यहां से देखिए, एन एम अपॉन सी पी माइनस बीटा, बीटा की ये वैल्यू है एन एम अपॉन आई पी विच इज इक्वल टू म्यू 2, सॉरी म्यू 1, फिर अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू है एन एम अपॉन ओ पी प्लस गामा, गामा की वैल्यू है एन एम अपॉन सी पी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो हमने किया ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में एन एम एन एम एन एम एन एम ये कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा आपको, म्यू 2 1 अपॉन सी पी 1 अपॉन आई पी, फिर म्यू 1 1 अपॉन ओ पी एंड 1 अपॉन सी पी। एन एम हटा दिया, कॉमन कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा आपके पास टर्म। अब देखिए सी पी क्या है, सी और पी के बीच का डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे मेजर करते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इस कर्व सरफेस की तरफ यानी राइट की तरफ जो भी डायरेक्शन हम मेजर करेंगे वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ P से C का डिस्टेंस है R और वो है प्लस R, तो CP की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे R, ठीक है, म्यू 2 1 बाय R, फिर IP, ये I है ये P है, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस होता है V, और पोल से इमेज की तरफ जाएंगे हम, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होगा प्लस V, तो IP की जगह हो गया V इज इक्वल टू म्यू 1 OP, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस है U, लेकिन हम पोल से जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे हम टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा माइनस U, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1 बाय माइनस U प्लस CP की वैल्यू यहां हम निकाल चुके हैं, ये है R, तो 1 बाय R, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फॉर्म में हम इसको एक इक्वेशन बनाते हैं।
तो देखिए जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप r वाले टर्म को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे और uv वाले टर्म को दूसरी तरफ कलेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, मिलेगा आपको μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। तो ये हुआ फाइनल फार्मूला। तो जब भी रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम होगा फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? ये इसको याद करने का तरीका देखिए, μ2 माइनस μ1 है, इधर भी μ2 माइनस μ1 है, ये तो r है, इधर v और u, ये ध्यान रखना, μ2 माइनस μ1 डिनोमिनेटर में v, डिनोमिनेटर में u और यहाँ r। ठीक है, तो ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे व्हेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। आया समझ में? अब यही चीज फिर से हम करेंगे फॉर कॉनकेव सरफेस के लिए और देखेंगे उस केस में क्या फॉर्मूला आता है। अब देखिए सेकंड केस हम ले रहे हैं। सेकंड केस में कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम है। देखिए ये कॉनकेव सरफेस है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सम डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसकी हमें इमेज लोकेट करनी है, तो इसकी जो इमेज लोकेट करने के लिए हम दो रे बनाएंगे जिस तरह पिछली केस में हमने किया था। एक रे तो सीधे स्ट्रेट जाएगी विच गो अनडिविएटेड, सीधे चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। दूसरी रे मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, देखिए रेयरर से डेंसर मीडियम में हम जा रहे हैं तो द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम n ले रहे हैं और इसको और इस पॉइंट को, इस c को और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए यहाँ पे इसके लिए, इस इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल है, और अगर ये डिविएट नहीं होती है, सरफेस नहीं आता रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये इंसिडेंट रे सीधी चले जाती। बट अब इसको कहाँ मूव करना है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ जब बेंड होगी तो ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी ऐसे। ये देखिए ऊपर की तरफ ये ऐसे बेंड हो गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, और ये एक इंसिडेंट रे है, दूसरी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे है, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे है, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ये दोनों मीट नहीं करेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए इस पॉइंट पे जब पीछे एक्सटेंड करेंगे इस रे को, तो इस पॉइंट पे जाके जो है फाइनल इमेज इसकी बनेगी। तो ये है फाइनल इमेज, और ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। अब ये ऑब्जेक्ट है O और यहां से जो एंगल बनेगा ये अल्फा एंगल बनेगा, इमेज से एंगल बीटा बन रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल बनेगा गामा। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे। तो ये पूरा ये वाला एंगल, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे वाला ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्टेड रे देखिए ये जो ब्लैक वाली है, डार्क वाली ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है ये नॉर्मल है, यानी ये वाला एंगल ये R है। और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये इसके पीछे आइए, ये देखिए ये वाला जो इतना वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, दिस विल बी R। इसको ऐसे लिखेंगे, गामा से कंफ्यूज ना हो, ये है R। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पूरा है एंगल ऑफ I। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, ये देखिए ये जो एंगल गामा है, दिस गामा इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल NOC। NOC दिख रहा है, NOC इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल ना, ये वाले ट्रायंगल के लिए अल्फा प्लस I, अल्फा प्लस I, तो I लिख सकते हैं आप इसको गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन बना I का। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखिए NIC दिख रहा है, NIC, इसके लिए भी गामा एक्सटीरियर एंगल है, और इस केस में आप लिखेंगे गामा इक्वल टू, इसका अपोजिट कौन सा है, बीटा और ये R, तो बीटा प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R, तो यहाँ से लिखेंगे R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस तरह हम I और R की वैल्यू निकालते हैं पहले। अब इसके बाद आप अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो
यहाँ से n से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये है m और ये nm होगा परपेंडिकुलर। इस अल्फ़ा के लिए ये परपेंडिकुलर और बेस कितना हुआ om, तो आप इसके लिए लिखेंगे nm अपॉन om। वैसे ही बीटा विल बी इक्वल टू 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर im हो गया बेस, और वैसे ही गामा विल बी इक्वल टू 10 गामा एंड इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है nm और बेस है यहाँ से यहाँ यानी cm। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये पोल है, p और m विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे हम m को रिप्लेस कर देंगे p से डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया nm, जैसे पिछले केस में किया था nm अपॉन op, ये हो जाएगा nm अपॉन ip और ये हो जाएगा nm अपॉन cp। ठीक है, नाउ अब हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो बाय स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है देखिए, रियरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आप μ1 लेंगे और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो क्या रियरर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तो μ2 बाय μ1 विल बी इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। ठीक है, और साइन i विल बिकम i एंड साइन r बिकम r बिकॉज i एंड r आर स्मॉल एंगल। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 इंटू आर इज इक्वल टू μ1 इंटू आई। अब r और i की वैल्यू आप इधर से नोट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो μ2 इंटू आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा एंड μ1 इंटू आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फ़ा। ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। आई बात समझ में, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम यहाँ से रखते हैं, तो μ2 गामा की वैल्यू ये लिखेंगे nm बाय cp, फिर माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू ये है nm बाय ip इज इक्वल टू μ1 और फिर गामा nm बाय cp माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है nm बाय op। ठीक है, अब देखिए nm सभी न्यूमरेटर में से आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो ये बचा μ2 1 बाय cp माइनस 1 बाय ip इज इक्वल टू μ1 1 बाय cp माइनस 1 बाय op। अब ये जो है इसकी वैल्यू cp क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल, इसके बीच का डिस्टेंस। अब इस केस में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे टुवर्ड्स राइट आ रहे हैं, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, और जब हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये जो निकलेगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और ये नेगेटिव में होगा, तो CP की जगह माइनस आर आएगा, माइनस आर। IP देखिए, IP ये भी नेगेटिव है, P से I की तरफ जाएंगे तो ये भी होगा, I क्या इमेज है तो माइनस V और माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव V हो गया ये, फिर μ1, फिर CP अगेन माइनस R है एंड OP है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पे नेगेटिव है, सभी यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो U भी नेगेटिव है, तो इस माइनस से वो कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन U बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, R वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, विदाउट ऑल R वाले टर्म्स को आप दूसरी तरफ करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके एक फाइनल इक्वेशन आएगा हमारा। तो देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, R वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं, बाकी टर्म्स इधर आती है, तो देखिए क्या फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला वही आ रहा है जो पिछली केस में भी आया था, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1 है और डिनोमिनेटर में यहाँ भी और यहाँ r। तो देखिए चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव सरफेस हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो दोनों केस में एक ही फॉर्मूला होगा और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो अब देखिए, अब हम जो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में होगा और उसका रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में डेंसर से रेयर में होगा, और
हम इस बार ले रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ये देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है, हमने इन्वर्ट करके इस बार ले लिया, पिछली बार दूसरी तरफ था, इस बार राइट की साइड ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और ऑब्जेक्ट इस मीडियम के अंदर है, ये एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये एक डेंसर मीडियम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर है रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। हमेशा आप ध्यान रखिए ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं इसमें डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2 आप लेंगे और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेंगे। अगर आप इसको फिर चेंज कर देंगे तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी फिर आपको। तो ये आप ध्यान में रखना, डेंसर का μ2, रेयरर का μ1, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, सरफेस डेंसर और रेयरर चेंज हो रहा है, तो इसकी जो है आपको इमेज लोकेट करनी है। तो हम पिछले केस की तरह दो रे लेंगे, वन रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक तो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीधे निकल जाएगी ये रे विदाउट एनी डिविएशन, और दूसरी रे हम लेते हैं मेकिंग सम एंगल, मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे है और ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं n। अब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि ये जो है रे किधर बेंड होगी। अब देखिए यहाँ डेंसर से रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में द लाइट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, द लाइट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल आप कैसे बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पॉइंट को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए ये जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे जा रही है, तो ये है नॉर्मल, और अगर ये सरफेस चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये इंसिडेंट रे जो है सीधे निकल जाती विदाउट एनी डिविएशन, बट ये अब नॉर्मल से दूर जाएगी, इट विल मूव अवे, तो ये बेंड होगी, कुछ इस डायरेक्शन में बेंड होगी, मान लेते हैं ये डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे आके एक तो ये वाली रे और एक ये वाली रे यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ बनेगा इमेज, और ये कैसा इमेज बनेगा, ये बनेगा रियल इमेज, रिफ्रैक्टेड रे आर एक्चुअली मीटिंग, तो ये है रियल इमेज। आई बात समझ में। तो अब देखिए, तो अब इमेज लोकेट हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ये पॉइंट O है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है ये एंगल अल्फा है, इमेज से जो एंगल बन रहा है ये बीटा। आप ये सीक्वेंस याद रखना, ऑब्जेक्ट से अल्फा, I से बीटा, और इधर से हम ले रहे हैं गामा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल I। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल है ना। तो इन केस ऑफ डेंसर से रेयरर मीडियम में R विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन I, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये वाला जो एंगल है ये R है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि गामा से कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब आपको इसको रिलेट करना है, तो आप देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल देख सकते हैं। एक तो आप ट्राइंगल देखिए NOC दिख रहा है, NOC ट्राइंगल में गामा एक्सटीरियर एंगल एंड दिस गामा विल बी इक्वल टू दिस अपोजिट एंगल का सम अल्फा प्लस आई। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा। ये एक इक्वेशन हुआ इंसिडेंट एंगल के लिए। अब आपको आर का रिलेशन ढूंढना है, तो ये ट्राइंगल देखेंगे NCI दिख रहा है, NCI। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है R, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है R, तो R विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो R को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा प्लस बीटा। तो अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं। अब आपको इसके अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है, जिस तरह हमने पिछले केस में निकाला था। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं M। ये जो पोल है ये P है। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ भी कंसिडरेशन वही है, ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको लिखते हैं। तो पिछली केस की तरह अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
NM अपॉन OM बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा। 10 बीटा, बीटा कौन सा है, ये आई वाला एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, इसका ये बेस हुआ, तो NM अपॉन MI एंड गामा इज इक्वल टू 10 गामा, और गामा के लिए 10 गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CM हो जाएगा बेस। ठीक है, तो पिछली बार की तरह ऐसे फिर से लिख लेना है आपको, और फिर M और P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दे आर कॉन्साइंडिंग, क्योंकि पैरेक्सियल लाइन है, इसीलिए हम यहाँ डिनोमिनेटर में M की जगह P लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर में m की जगह सब आप p से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू टू, सॉरी इस बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में हो रहा है, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, फर्स्ट मीडियम, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं ना, या इसको इस तरीके से लिखो ज़्यादा अच्छा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो μ1 बाई μ2 ऐसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू साइन i बाय साइन r, ठीक है, और विच इज इक्वल टू i बाय r, साइन i विल बी इक्वल टू i, साइन r विल बी इक्वल टू r फॉर स्मॉल एंगल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो μ1 इंटू r इज इक्वल टू μ2 इंटू i, r की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे गामा प्लस बीटा, और ये इस i की वैल्यू वहाँ से लिखेंगे गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन 3 हुआ। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में हम ये यहाँ से इसको लिखते हैं, तो ये हो गया μ1, गामा की वैल्यू ये है NM बाई CP, फिर प्लस बीटा की वैल्यू है NM बाय IP, फिर μ2, गामा की वैल्यू ये है NM बाय CP, फिर माइनस अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू है NM बाय OP। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से लिख दी, ये जो हमने निकाली थी वैल्यू। अब न्यूमरेटर में NM इज कांस्टेंट, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो μ1 1 बाय CP 1 बाय IP इज इक्वल टू μ2 1 बाय CP माइनस 1 बाय OP। अब इसकी वैल्यूज, CP क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे। अब इस केस में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट से इधर राइट की तरफ ना, तो टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे टुवर्ड्स लेफ्ट, तो r यहाँ पे होगा नेगेटिव, तो CP की जगह आपको लिखना है माइनस r। ठीक है, CP की जगह हो गया माइनस r। अब IP, I जो है इस तरफ बन रहा है, अब P से I की तरफ जाएंगे तो राइट जा रहे हैं, वो पॉजिटिव है इस केस में, तो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस P, और वैसे ही फिर CP यहाँ आ गया माइनस R। OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो है ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई u। अब फिर से आप R वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे LHS में, बाकी टर्म्स को RHS में करेंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको आप देखिए, इसमें फ़र्क क्या है प्रीवियस केस से। प्रीवियस केस में क्या था, μ2 माइनस μ1 और नीचे RVu ये था। अब यहाँ पे μ1 की जगह μ2 आ गया है, μ2 की जगह μ1, तो देखिए μ1 माइनस μ2 डिनोमिनेटर इज एज इट इज RVu। तो फर्क क्या आ गया है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1 ले लेगा, और बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब रिफ्रैक्शन होगा डेंसर से रेयरर मीडियम में,
कॉन्वेक्स स्फीयर के थ्रू तब जो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला यूज होगा। तो ये हुआ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर मीडियम में। अब फिर से हम करेंगे फॉर कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। अब देखते हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से भी क्या यही फॉर्मूला आता है। तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब देखिए नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का, रिफ्रैक्शन वही है डेंसर से रेयर मीडियम में। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये डेंसर मीडियम में यहाँ रखा हुआ है, ये अब कॉन्केव सरफेस है, ये जो है ये कॉन्केव सरफेस है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ फिर हमें इसका इमेज लोकेट करना है। तो एक तो रे पैरेलल टू या प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीधा निकल जाएगा विदाउट एनी डिविएशन। दूसरी रे हम यहाँ से ले रहे हैं इस तरह से, तो देखिए ये हमने एक दूसरी रे ली है O से N। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा ये नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर मीडियम में हो रहा है रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μn है, ये डेंसर है रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में द लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये था इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये नॉर्मल है, तो इट विल मूव फर्दर अवे, मतलब ये ऊपर की तरफ और जाएगी, ये जो रे है ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर चले गई। अब इसको पीछे एक्सटेंड कर दो तो यहाँ कहीं पे आगे मिलेगी, तो यहाँ बनेगा इसका इमेज। ठीक है, यहाँ बनेगा इसका इमेज। और अब ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है दिस इज अल्फा, इमेज से ले रहे हैं बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, इसको लेंगे गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल, ये देखिए ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज आई, ये हुआ। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ, तो इनके बीच का एंगल ये वाला, दिस इज एंगल आर। अब इनके बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करना है आपको, तो देखिए कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, NOC, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है, NOC ये वाले ट्राइंगल के लिए ये I है एक्सटीरियर एंगल, और इसके अपोजिट एंगल कौन से हुए, अल्फा एंड गामा। ये एक्सटीरियर एंगल है I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिला। सिमिलरली R का रिलेशन देखना है, तो R देखिए कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये R जो है ये वाला ट्राइंगल NIC, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है R, तो R विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो R विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये इक्वेशन 2 हुआ। आई बात समझ में? तो ये I और R की वैल्यू आ गई है। अब ठीक है, अब जो है हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे पहले निकाला था। अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, और 10 अल्फा यानी, अच्छा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से, ये होगा m, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा सभी के लिए, अल्फा बीटा गामा के लिए NM इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस OM, और M के बाजू में ये पॉइंट P पोल है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे NM अपॉन OP। M और P कोइंसाइडिंग होगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बीटा विल बी इक्वल टू 10 बीटा, और परपेंडिकुलर इसके लिए भी NM ही है। बेस क्या होगा, बीटा मतलब ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस IM, और इसको हम लिख सकते हैं M की जगह P यहाँ पे IP, और फिर गामा हो गया 10 गामा, और गामा कौन सा एंगल है, देखिए ये वाला एंगल है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, NM बेस हो गया MC, M की जगह P लिख देंगे NM अपॉन PC। तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई।
अब हम लगाएंगे यहाँ स्नेल्स लॉ, और रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम, तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, μ1 बाय μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर μ1 इंटू आर इक्वल टू μ2 इंटू आई, आर की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, आई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, तो क्या हो गया देखिए, μ1 बीटा सॉरी ये आर को फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ये ऐसे बना रहा हूँ मैं, ये आर है ना, गामा से कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे बना दिया। आर की वैल्यू उठा लो, बीटा प्लस गामा, और आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा की गामा यहाँ से उठा के लिख दो, तो बीटा की वैल्यू है ये NM बाय IP प्लस गामा की वैल्यू NM बाय PC इज इक्वल टू μ2, फिर अल्फा की वैल्यू ये हो गई NM बाय OP प्लस गामा की वैल्यू ये NM बाय PC। अब फिर से न्यूमरेटर कॉमन है सभी में, NM सबको निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो μ1 विल बी 1 अपॉन IP प्लस 1 अपॉन PC, μ2 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC। तो इस तरह से देखिए हम कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो ये टर्म आता है। अब IP क्या है, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस, हम कैसे मेजर करेंगे, पोल से इमेज की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिर से टुवर्ड्स राइट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो P से I का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हुआ, तो यहाँ माइनस V होगा, ये U1 हो गया माइनस V, ठीक है। अब सॉरी IP हो गया माइनस V, अब PC कितना है, P से C यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको राइट में जाएंगे, आप P से स्टार्ट करके C में जाएंगे, तो ये प्लस R हो गया, तो ये प्लस R हो गया, फिर μ2 OP, P से O की तरफ जाएंगे तो ये माइनस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, एंड PC इज अगेन, P से C की तरफ जाएंगे तो प्लस R, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फाइनल आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन μ2 माइनस μ1 ऊपर, फिर यहाँ सॉरी μ1 माइनस μ2, यहाँ भी μ1 माइनस μ2, डिनोमिनेटर में RVU, ठीक है। तो जो प्रीवियस केस में हमने किया था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में जो आया था एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन ये है। तो अब आपको इसमें कंक्लूजन क्या निकला, जब भी रिफ्रैक्शन होगा डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर, फर्क क्या आएगा, केवल μ1 और μ2 इंटरचेंज हो जाएंगे। जो डेंसर से रेयरर में μ1 की μ2 की वैल्यू है, वो रेयरर से डेंसर में उनकी वैल्यू इंटरचेंज होगी, बाकी डिनोमिनेटर में RVU सेम है, ठीक है। बस ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ सारा डेरिवेशन वाला जो पार्ट था, हमने स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो हमने किया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।